हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये ज्योग्राफी का पेपर है जो कि मैंने अपने हाथों से बनाया है। ऐसा ही पेपर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा जिसके अधिकतम अंक 35 हैं और समय आपके पास 2 घंटे का है। ऐसा ही 35 अंक का आपका फर्स्ट टर्म का हुआ था और 35 का अब, तो दोनों का मिलाकर 70 हो गया और 30 नंबर के आपका प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इसके निर्देश देखते हैं कि इसमें सामान्य निर्देश क्या क्या दिए हुए हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड है, अर्थात खंड ए, खंड ब और खंड स। खंड ए में 7 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक है और इसमें 13 से 30 से 50 शब्द होने चाहिए। यानी कि 7 प्रश्न है और प्रत्येक का 2 अंक है, तो ये 14 नंबर के प्रश्न हो गए। अब खंड ब में 3 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक है और 80 से 100 शब्द होने चाहिए। यानी कि 3 अंक इसके हैं तो 9 अंकों का ये हो गया। अब खंड स में 3 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है और जो आपकी शब्द सीमा है वो 100 से 150 शब्द होनी चाहिए। यानी कि 4 नंबर का है तो आप 5-6 लाइन या 7-8 लाइन होनी चाहिए। तो अब खंड ए देखते हैं। देखिए गाइस, आप वीडियो को पूरी देखना, इसमें देखना कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जितनी भी आपने तैयारी की हुई है। अब आप खुद करके देखना इसको कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा, सारे सोल्व भी करवाऊंगा। तो देखिए, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है खंड ए का। सौरमंडल को महत्वपूर्ण परत क्यों माना जाता है? आपने पढ़ा है कि हमारी जो वायुमंडल है उसमें 5 परतें होती है, जिसमें सबसे पहली जो सबसे निचली परत होती है ये कम से कम 18 धरातल से 18 किलोमीटर की दूरी तक होती है, जिसे हम सौरमंडल कहते हैं। तो इसमें पूछा है कि इसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो देखिए, जितनी भी हमारी जीवनीय गतिविधियाँ हैं, जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं, मानव संबंधी जितनी भी क्रियाएं होती है वो इसी मंडल में होती है, इसलिए इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसलिए आप इसमें सिर्फ 1.5 या 2 लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फेरल के नियम को समझाइए। आपने पढ़ा होगा कि 10 चैप्टर पढ़ा है, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। तो उसमें ये दिया हुआ है कि फेरल का नियम क्या है। आपने अगर पढ़ा हो तो आपके ध्यान में आ रहा हो तो फेरल का नियम क्या कहता है। इसे एक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, इसलिए इसे फेरल नाम दिया गया। तो फेरल का नियम क्या कहता है कि हमारी जो हवाएं चलती है वो कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलती। यानी कि कभी भी वो एक दिशा में नहीं जाती। यानी कि अगर वो नॉर्थ से चलें तो कभी भी साउथ में नहीं जाती, पूर्व से चलें तो कभी भी पश्चिम में नहीं जाती, दक्षिण से चलें तो कभी भी उत्तर में नहीं जाती। वो तिरछी चलती है। यानी कि अगर वो चल तो उत्तर से रही है लेकिन वो पता चला कि वो पूर्व में जा रही है, चल तो पूर्व से रही है लेकिन पता चला कि वो दक्षिण में जा रही है, तो वो उल्टी सीधी चलती है, एक जैसी नहीं चलती। तो इसे फेरल का नियम कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वन संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आपने पढ़ा होगा कि वन संरक्षण अधिनियम क्या है, और आपने वो वाला चैप्टर पढ़ा है, जैव विविधता एवं संरक्षण, पृथ्वी पर जीवन। तो उसमें उसी दोनों चैप्टर में से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वन संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है। देखिए, वन संरक्षण अधिनियम क्या है? वनों को बचाने के लिए अधिनियम चलाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, पेड़ों का अतिदोहन कम करें, उनकी कटाई कम करें, उनकी चराई पर रोक लगाएं। तो ये एक अधिनियम चलाया गया था जिसका उद्देश्य था कि वनों को बचाना। तो इसमें आप अपने तर्क सहित उत्तर लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो 16 चैप्टर से है, मृदा संरक्षण एवं जैव विविधता। अब क्वेश्चन 4 देखिए, मौसम के विभिन्न तत्व क्या है? मौसम को परिभाषित कीजिए। इसमें देखिए, एक ही प्रश्न में 2 क्वेश्चन है, इसलिए अगर आप एक का आंसर देते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और दोनों का आंसर दे देते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि मौसम के तत्व क्या है। मौसम के तत्व क्या है? ताप, दाब, आर्द्रता, वर्षा, ये सब मौसम के तत्व है।
तो आप ये लिख देंगे 3-4 तत्व, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, 1 मार्क्स मिलेगा। लेकिन आप मौसम की डेफिनेशन भी लिख देते हैं कि मौसम क्या है। देखिए, मौसम किसी भी क्षेत्र में पल पल की स्थिति है, यानी कि मौसम प्रतिदिन बदलता रहता है। तो आप इसकी ऐसी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन 5 देखिए कि एल्बिडो क्या है। इसे हम हिंदी में भी लिखते हैं एल्बिडो। अगर आपने ध्यान से, अगर आपने 9 चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें ये शब्द आया है एल्बिडो क्या है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या हो। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे 2 या 3 लाइन में बता सकते हैं कि एल्बिडो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो पृथ्वी पर पहुंचकर वापस विकिरण होकर वायुमंडल में जाती है। तो वो जो वायुमंडल में जो विकिरण होकर जो तरंगे जाते हैं उन्हें एल्बिडो कहा जाता है। तो 6 क्वेश्चन देखिए, कोरियोलिस बल क्या है, समझाइए। आपने अगर बुक पढ़ी होगी तो उसमें आया है कोरियोलिस बल क्या है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, कोरियोलिस बल क्या है। जब हमारी पृथ्वी घूमती है, यानी कि हमारी जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही होती है तो उस पर एक बल लगता है। जब वो घूमती है तो उसके घूर्णन के कारण एक बल लगता है जिसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। 7 क्वेश्चन देखिए, संगणन क्या है और वाष्पीकरण क्या है। देखिए, दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछा गया है, संगणन क्या है एवं वाष्पीकरण क्या है। दोनों चीज़ें एक दूसरे की विपरीत है। सबसे पहले देखिए आप, वाष्पीकरण क्या है। जो द्रव्य है वो गैस के रूप में बदलता है, उसे वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि पानी वाष्प के रूप में बदलता है तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। और संगणन, जो गैस होती है वो वापस द्रव्य या ठोस के रूप में बदलना है, उसे संगणन कहते हैं। यानी कि जो हवा में मौजूद जो वाष्प है वो वापस जल में बदल जाए तो उसे संगणन कहते हैं। तो हमारा सेक्शन 1 खत्म होता है, खंड ए। अब हम खंड ब की ओर चलते हैं। खंड ब में हमारे 3 क्वेश्चन हैं, देखिए 3-3 मार्क्स के हैं। एग्ज़ाम में आपको इसमें ऑप्शन भी में देखने को मिलेंगे कि अथवा में हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन मैंने इनमें ऑप्शन नहीं दिया। तो आप इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन देखिए, ज्वार भाटा क्या है और इसके उत्पन्न होने का क्या कारण है, समझाइए। 2 क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें भी, ज्वार भाटा क्या है और इसके उत्पन्न होने का क्या कारण है। देखिए, ज्वार भाटा क्या है। अगर आपने 14 चैप्टर पढ़ा है महासागरीय जल संचलन, तो उसमें ये फर्स्ट ही हेडलाइन में बताया हुआ है कि ज्वार भाटा क्या है और ये क्यों उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा किसी भी समुद्र में उठने वाली वो तरंगे है। जब ज्वार का मतलब है तरंगों का उठना, और भाटा का मतलब है तरंगों का फिर वापस से नीचे बैठना, तो ये ज्वार भाटा कहलाता है। और इसके उत्पन्न होने का क्या कारण है, जो हमारे सूर्य और चंद्रमा है उसके चमकने, यानी कि वो जब चमकता है तो उसके कारण महासागर में लहरें उठती हैं जिसे ज्वार भाटा कहा जाता है। तो आप इसे लिख सकते हैं। और भी, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। आपने देखा होगा कि ओजोन परत क्या है, आप सब जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि ये क्यों क्यों हमारे लिए विशेष है। तो जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है ये उनको सोखती है, यानी कि उनको धरातल पर आने से बचाती है। तो आप सब जानते हैं अगर ये इसकी क्षति हो जाएगी तो पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनको बहुत नुकसान होगा। मनुष्यों को भी त्वचा का कैंसर जैसी संबंधी रोग होंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि क्या क्या इसकी हानियाँ होंगी। मृदा अपरदन किन कारणों से होता है, उन कारणों की विवेचना कीजिए। देखिए, मृदा का अपरदन क्या क्या होता है, आपने पढ़ा है मृदा वाले चैप्टर में। जो मृदा में कटाव आना, मृदा का अपनी जगह से हटना मृदा अपरदन कहलाता है। तो किन कारणों से होता है, इसमें 3-4 पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं। 3 मार्क्स का पूछा है तो 4-5 पॉइंट लिख देना कि मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है अत्यधिक वर्षा, वनों की अत्यधिक कटाई, अत्यधिक चराई, पशुओं की अत्यधिक चराई। और भी आप लिख सकते हैं कि जो जब तेज़ वायु का चलना, जब तेज़ वायु चलती है तो भी मिट्टी में कटाव आता है। तो ऐसे आप 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं। अब हमारा खंड से स्टार्ट होता है, सेक्शन सी, जिसमें क्वेश्चन 11 है, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के क्या क्या उपाय हैं।
उष्ण कटिबंधीय वर्षावन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये भी 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में मिलाकर पूछा गया। अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे इसमें तो 2 मार्क्स मिलेंगे, दोनों का देंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें अगर आप 4 मार्क्स का दोनों का देंगे तो दोनों में कम से कम 3-3 लाइन या 4-4 लाइन लिखेंगे तो कम से कम 100 शब्द तो होने ही चाहिए। तो इसमें बताया कि प्राकृतिक आपदाओं से बचने क्या क्या उपाय। देखिए, जब जो प्राकृतिक आपदाएं वो आती है वो बिना बताए आती है, उसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए मानव ज़्यादा उसमें वो भी नहीं कर सकता है कि बचाव भी नहीं कर सकता मानव। इसलिए कुछ उपाय है जिन जो किया जा सकता है। देखिए, जब आपदा आए उससे पहले वहाँ के लोगों को सचेत कर दिया जाए, लेकिन ये पता नहीं होता कि आपदा किस क्षेत्र में आए, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। जब आपदा के बाद जो विनाश होता है उसके बाद वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँचाई जाए, जिन लोगों को विनाश हुआ है उन्हें घर दिलाए जाए। सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि उन्हें दूसरी जगह घर दिलाया जाए, दूसरी जगह उनकी देखभाल की जाए, जिनको नुकसान हुआ है उनकी नुकसान की भरपाई की जाए। तो ये सब उपाय किए जा सकते हैं आपदाओं के समय। अब देखिए, भारत की जलवायु विश्व की जलवायु से कैसे भिन्न है, इसे आप एक्सप्लेन करके और भी लिख सकते हैं, इसमें 3-4 पॉइंट जोड़ सकते हैं। सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं कि भारत की जलवायु इसलिए विशेष है क्योंकि यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 13, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। फर्स्ट है नीलगिरी जीवमंडल नीचे, काली मृदा के क्षेत्र, कोरोमंडल तट और गर्म मरुस्थल। ये 4 चीज़ें आपको दर्शानी है और अगर आप चारों के चारों दर्शा दें तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। इनमें से 3 दर्शाएंगे तो 3 मार्क्स, 2 दर्शाएंगे तो 2 मार्क्स और 1 दर्शाएंगे तो 1 मार्क्स। सभी के अलग अलग मार्क्स हैं। इसलिए ये इंडिया का मैप है, इसमें आप चारों चीज़ें मैंने दर्शा रखी है। ये जो देखिए जीवमंडल नीचे, नीलगिरी जीवमंडल नीचे, ये क्यों बनाए जाते हैं? जीवों की रक्षा के लिए, जो संकटापन्न प्रजाति है उनकी रक्षा के लिए ये नीचे बनाए गए हैं। तो जो ये नीलगिरी है वो तमिलनाडु में है, तो इसमें आप ये याद रखना कि जो नीलगिरी है वो तमिलनाडु में है। एक और आपसे पूछा जा सकता है कि नंदा देवी जीवमंडल नीचे कहाँ पर है, तो वो उत्तराखंड में है, वो भी आप लिख सकते हैं। सेकंड, इसमें काली मृदा के क्षेत्र, जो काली मृदा है वो राजस्थान और गुजरात के अत्यधिक इलाकों में पाए जाते हैं। जहाँ पर ये डार्क हो रहा है वो काली मृदा के क्षेत्र है। थर्ड, इसमें पूछा है कोरोमंडल तट। देखिए, यहाँ से लेकर जो ये पूरा क्षेत्र है वो कोरोमंडल तट है, जो ये तमिलनाडु से होकर उड़ीसा तक जाता है वो कोरोमंडल तट है, तो इसे आप देख लेना। फोर्थ, इसमें गर्म मरुस्थल। आप जानते हैं कि गर्म मरुस्थल राजस्थान में पाया जाता है, तो इसमें आप लिख सकते हैं। यहाँ पर BWHW प्रकार की वनस्पति भी पाई जाती है, जो कि बहुत ही छोटी प्रकार वनस्पति है जो मरुस्थल में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है इसलिए। अब तो गाइस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए आप इसे अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।